हमें मजबूर होकर उसकी बात सुनना पड़ रही थी। आज उसने तुम्हें नफसियाती मात दी है। जलाल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसकी धमकी की परवाह किए बगैर तुम उसे रोक लेते तो उसका खेल वहीं खत्म हो जाता। इसका यह मतलब भी लिया जा सकता है कि ग्रीन कोबरा एक गैर अहम फाइल है। मैंने तीखे लहजे में उससे तायद चाही। कतई नहीं, इस वक्त वो हमारे लिए शायरक की हैसियत रखती है। इसमें जंगी प्लान से लेकर ऐसे आबी जखीरों का जिक्र भी मौजूद है जो आम दिनों में पाकिस्तान के बेशतर इलाकों को बंजर कर सकते हैं। बारानी मौसम में इनके गेट खोलकर बालाई पंजाब को तबाहकुन सैलाबी हालात से दोचार किया जा सकता है। इस फाइल को भारत से निकाल लाना तुम्हारा बहुत बड़ा कारनामा था। फाइल की अहमियत का जिक्र करते हुए जलाल कुछ जज्बाती हो गया। बस मैंने यही सोचकर उससे उलझने का इरादा तर्क कर दिया। 99% इम्कान था कि वो झूठ बोल रहा था, लेकिन 1% शुबा सच्चाई का भी था। यूं समझ लो कि मैंने उस 1% की वजह से वो कड़वा घूंट पी लिया। मैं जुबानी दावा नहीं कर रहा, यह हकीकत है कि उससे दुश्मनी के मामले में मैं तुम सबसे आगे हूं। इस बारे में बहस बेसूद है, वीरा बोली। एक वाकया रुनमा हो जाने के बाद इस पर तनकीद करना बहुत आसान होता है। यानी वहां खुद मौजूद था। इसके हाजिर दिमागी और तेज मुशाहिदे के हम सब कायल हैं। इसने अपनी दानिश में बेहतरीन फैसला किया होगा। मैं तनकीद नहीं कर रहा। जलाल ने जल्दी से अपनी सफाई पेश की। गुजरे हुए तलख तजर्बात का नाकदाना जायजा लेकर इंसान बहुत कुछ सीखता है। काम की बात और थी, वो तुम्हारा अपना मामला था जिससे मुझे या मेरी एजेंसी को कोई सरोकार नहीं था। सोबराई का किस्सा मुख्तलिफ है। हम सबको उसकी तलाश है। हमें फैसला कर लेना चाहिए कि वो इसी धमकी के साथ दोबारा हमारे सामने आया तो हम उसके साथ क्या सलूक करेंगे। जब तक हमें पूरा यकीन नहीं हो जाता कि फाइल आग में जलकर तबाह हो गई थी, हमें उसको ढील देना होगी। मैंने उसे अपना बेलाग फैसला सुना दिया। वो पहले से प्रोग्राम तय करके आपसे मिलने के लिए आया था। गजाला ने जुबान खोली और सबकी निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज हो गईं। वो इब्तिदा से खामोश बैठी पूरी तवज्जो से हमारी गुफ्तगू सुन रही थी। वो अपनी बात जारी रखते हुए कह रही थी। उसके पास ये उज़र था कि वो एक मुकर्ररा वक्त तक वापस न लौटा या उसने किसी को कोई मखसूस पैगाम न दिया तो सब कुछ दरहम बरहम हो जाएगा। ग्रीन कोबरा हमारे दुश्मनों के हाथ में चली जाएगी। आज सुल्तान शाह ने 2 बड़े काम किए हैं। सोबराई को जख्मी किया है और उसकी मर्सिडीज का नंबर ले आया है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसे तलाश करके अचानक पकड़ लें। इस वक्त वो ऐसा कोई बहाना नहीं बना सकेगा। वो कुछ कहेगा तो उसकी बात बेवजन होगी। इस वक्त वो सच उगलने पर मजबूर हो जाएगा। मैंने सुना है कि सदफ मेंशन के दौर दीवार मुजरमों का आधा खून खुश कर देते हैं। तुम्हारी तजवीज़ बहुत माकूल है, जलाल ने मुस्कुराते हुए बुजुर्गाना अंदाज में कहा। सबसे बड़ा मसला उसे पकड़ने का है। वो पकड़ लिया जाए तो सारा चक्कर खत्म हो जाएगा। उसकी गाड़ी के नंबर वाली बात बहुत अहम है। मैं भी इसके बारे में मालूमात हासिल करता हूँ। सुल्तान शाह ने उसे सोबराज की मर्सिडीज का नंबर बताया जो जलाल ने फ़ोन पर इसी वक्त अपने किसी शनासा को लिखवा दिया। इससे होने वाली गुफ्तगू में जलाल ने उसे ताकीद की कि वो जल्द अज जल्द इस गाड़ी के क्वाइफ हासिल करने का ख्वाह था। इसके लिए वो दफातर खुलने का इंतजार नहीं कर सकता था। दूसरी जानिब से कराई जाने वाली किसी यकीन दहानी पर अपने तशक्कुर का इजहार करके जलाल ने फ़ोन बंद कर दिया। कार का सुराग मिल जाता है तो मैं उसे ज़रा भी मोहलत नहीं दूंगा, जलाल कह रहा था। अभी उसकी पिंडली जख्मी है, उसे फर्स्ट एड की ज़रूरत होगी। वो जहाँ है वहीं ज़ेर किया जा सकता है। फ़र्ज़ करो कि तुम्हारे मोबाइल फ़ोन ने गौसल न किया होता और मैं तुम्हें आज की मुलाकात के बारे में मुतल्ला कर देता तो तुम्हारा रद्द-ए-अमल क्या होता? मैंने मुस्कुराते हुए सवाल किया। मैं उसे घेरने के लिए अपने घुटने टेक देता, सारी नफरी वहीं लगा देता। आज वो बच कर नहीं निकल पाता, जलाल ने पुरजोश लहजे में कहा। मेरे लिए तुम्हारा क्या मशवरा होता? मैंने अगला सवाल किया। जब पहले से कुछ मालूम हो तो कोई मशवरा नहीं दिया जा सकता। वक्त पर जो बात सोच आए वही सबसे बेहतर होती है। तुम बहुत ज़हीन और हाजिर जवाब हो। वैसे भी मैं तुमको क्या मशवरा दे सकता था? वो मुझे 7:45 बजे वाला हवा दिखाता और मैं मजबूर होकर उसे जाने की इजाज़त दे देता। मुझे घेरने की कोशिश में कामयाब हो रहा था, इससे कोई फ़र्क ना पड़ता। यहाँ तुम्हारी कही हुई बात याद आ जाती है। अगर उसकी सच्चाई का 1% भी इम्कान था तो वो अपनी गाड़ी में वापस पहुंचते ही फ़ोन पर अपने आदमी को मखसूस पैगाम देता। ग्रीन कोबरा फाइल का सफ़र रुक जाता, वहां से चलता तो मेरे आदमी उसे घेर लेते। जरूरी नहीं कि सब कुछ इसी तरह होता, वीरा ने शौक लहजे में कहा। 2 हरीफ मैदान में टकराते हैं तो सोची हुई चालें तरी की तरी रह जाती हैं। मुझे यकीन है कि तुम और तुम्हारे आदमी उसे अपनी गाड़ी तक पहुंचने का मौका नहीं देते, रास्ते में उसे दबोच लेते। ये इम्कान भी हो सकता था, जलाल ने एतराफ़ किया। और वो 1% खतरा इसी तरह बरकरार रहता, मैंने कहा। जलाल अपना सर हिला कर रह गया। जो हो चुका होता है इसके बारे में इंसान 1000 पहलुओं से सोचता है
और उसे अपने पसंदीदा नताइज हासिल करने के बतेरे इम्कानात नजर आने लगते हैं। लेकिन आने वाले वक्त के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। जो कुछ होना होता है वो अचानक सामने आता है और इंसान एक इज़्तिरारी कैफियत में पेश आमदा हालात व वाक़यात से निमटता चला जाता है। चंद लम्हों बाद जब वही सब माजी बन जाता है तो इंसान इज़्तिरार की हालत से बाहर आ चुका होता है। इससे अपने रवैये में बेहतरी पैदा करने के बहुत से खुर याद आने लगते हैं। मुश्किल ये होती है कि माजी को लौटाना उसके बस से बाहर होता है। मेरा ख्याल था कि मैं अपने चंद सवालात के जरिए जलाल को यह अमर समझाने में कामयाब हो गया था। अब तुम्हारे लिए दोहरा खतरा पैदा हो चुका था। चंद लम्हों के सुकूत के बाद जलाल ने जुबान खोली। किन खतरों की बात कर रहे हो? मुझसे पहले वीरा ने सवाल कर डाला। पाकिस्तानी एजेंसियों को डैनी की तलाश है जिसे कोई नहीं पहचानता। ये ना कहो, मैंने उसकी बात दरमियान से उचक ली। तुम समेत बहुत से लोग मुझे पहचानते हैं। तुम जब चाहो मुझे आईनी जेवर पहना सकते हो। ला हौला वला कुव्वत। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, मैं ऐसा सोच में नहीं सकता। मैं तुम्हारी हरीफों की बात कर रहा था। इनमें से कोई तुम्हें नहीं पहचानता। अब सोबराज ने तुम्हें देख लिया है। अगर मेरा ये शुबा दुरुस्त है कि सोबराज अपने पुराने आकाओं से मिल गया है तो अगले 24 घंटों में तुम्हारा एक हकीकी खाका जारी हो सकता है। ये सर पर मोमबत्ती जलाकर बगला पकड़ने वाली बात होगी। मैंने इस इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा, मैं इस पहलू पर गौर कर चुका हूँ। इन्हें मेरे खाकों से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहते हैं। सोबराज चाहता तो मुलाकात के मौका पर मुझे हलाक करने की कोशिश कर सकता था। इस कोशिश के नतीजे में वो खुद भी मारा या पकड़ा जाता। इसे अपनी जिंदगी से प्यार है। जिंदा रहने के लिए वो ऐसी कोशिश नहीं कर सकता था। मैं गैर जरूरी बहस में नहीं पड़ता। अगले 2-4 दिन में सब कुछ सामने आ जाएगा। मैंने बेपरवाही से कहा, खाका जारी हो गया तो मेरा अंदाजा गलत साबित हो जाएगा। उस रोज मैंने जलाल के रवैये में नुमाया तब्दीली महसूस की। इससे पहले वो हमेशा मेरा हम ख्याल होता था और बढ़ चढ़ कर मेरे हर कौलो फेल की तायद करता रहता था। लेकिन इस दिन वो हर बात में अटक रहा था। सोबराज के पास ग्रीन फाइल होने के या ना होने के सिलसिले में इससे पहली बार जो इख्तलाफ हुआ तो वह शायद उसके ज़हन में जड़ पकड़ चुका था। वो पढ़ा लिखा तजर्बेकार और शाइस्ता आदमी था। उसने खुलकर किसी बड़े इख्तलाफ का मुजाहरा नहीं किया था, लेकिन उसके तौर तरीकों की तब्दीली मेरी नज़रों में खटक रही थी। इन दिनों मुझे उसकी मदद और मुआवनत की ज़रूरत थी। मैंने गैर महसूस तलखी को वहीं तक महदूद रखने की नीयत से यह फैसला किया था कि किसी भी मौजू पर उसे बहस नहीं करूंगा। उसने कहीं भी कोई इख्तलाफी नुक्ता उठाया तो मैं खामोशी इख्तियार करके बात को टाल दूंगा। तुम आ गए, लेकिन अव्वल खान कल रात से गायब है। वीरा सिगरेट का एक गहरा कश लेने के बाद धुआं उगलते हुए जलाल से कह रही थी। वो भी कहीं फंसा हुआ होगा। हाक्स बे पर रूनमा होने वाले वाक़े के बाद कराची में गैर एलानिया हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। क्या इस ऑपरेशन में STF भी शामिल थी? जलाल ने वजाहत करने के साथ सवाल किया। STF नहीं, सिर्फ 2 आदमी हमारे साथ थे, अव्वल खान और एक ड्राइवर। तुम जानते हो वो लोग हर फन मौला होते हैं। जरूरत पड़ती तो वो ड्राइवर भी अपने सिपाहियाना जौहर जरूर दिखाता, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। इन्होंने शिकायत की है कि लड़कियों के साथ बहुत ज्यादती की गई है। जलाल बोला। इस बार उसने बराह रास्त मुझे मुखातिब किया था। टॉम और फिशर इनके साथ ज्यादतियां करने की तैयारियां कर रहे थे। इन्हें हमारा ममनून होना चाहिए कि इन्हें ऐसी कार्रवाइयों से बचा लिया गया। मैंने जवाब दिया। मैंने इनका नशा हिरन करने के लिए इन्हें बेहोश करके साहिल पर डाल दिया था। वीरा ने अपनी कारकर्दगी का जिक्र करना जरूरी समझते हुए कहा। पास से इन्हें कुछ लड़के उठाकर ले गए थे। उन्होंने लड़कियों के साथ कोई नारवा हरकत की हो तो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। मुझे अंदाजा हो गया था कि किसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। वो अपनी खिफत मिटाने के लिए बात का पतंगड़ बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। साफ पता चल रहा था कि जलाल ने मेरी खफकी का अंदाजा लगा लिया था और वो इधर उधर की बातें करके बार बार मौजू बदलने की कोशिश कर रहा था। इससे इख्तलाफ राय अपनी जगह पर था, मगर मेरे दिल में उस मेहनती और फर्ज शनास अफसर की बड़ी कदर थी। दूसरी बात यह थी कि इस वक्त वो हमारे घर आया हुआ मेहमान था। मैंने किसी इख्तलाफी मसले में उलझने से गुरेज करते हुए कहा। अभी अव्वल खान की बात हो रही थी। उसने पूरे मिशन में बहुत सरगर्मी से हिस्सा लिया था, लेकिन इत्तिफाक से कलीदी किरदार मुझे अदा करना पड़ा। टाम की गर्दन मेरे हाथों टूटी थी। पिचर को भी मैंने बेहोश किया था। कुत्ते की लाश के साथ पाए जाने वाले दोनों कमांडोज मेरा शिकार हुए थे। तीसरे को वीरा ने अपनी गोली का निशाना बना लिया था। ये बातें मैं जानना चाह रहा था, जलाल ने गहरी दिलचस्पी के साथ कहा। पहली गोली चलने के साथ ही मेरे आदमियों ने ऑपरेटर्स पर मार धाड़ शुरू होने की खबर दे दी थी, लेकिन इन्हें दूर रहने की हिदायत की गई थी, इसलिए वो पूरी तफसील नहीं जान सके। बकिया आदादो शुमार पुलिस के जरिए सामने आए। तुम्हारा स्कोर खासा शानदार रहा। तुमको अचानक अपने सामने पाकर टॉम हैरान रह गया होगा। वह मुझे और अव्वल खान और वीरा को पहचानता था। हमने अपने चेहरे छुपा लिए थे। इन वाकयात का जुबानी यादा करते हुए मेरा मूड बहाल होने लगा। फिशर को बेहोश करने के बाद मैंने अपने चेहरे से रुमाल हटा दिया था। मेरा चेहरा देखकर वो बुरी तरह बौखला गया था। वो डर गया होगा कि कर्नल दावर कैसे जिंदा हो गया।
जलाल ने माजूज होते हुए तबसरा किया। मैंने उसे बता दिया कि कर्नल दावर और डैनी एक शख्स के दो रूप हैं। उसे मालूम होना चाहिए था कि वो किसके हाथों मारा जाने वाला है। तुमने बहुत बड़ा मार का असर किया है। मेरा ख्याल है कि अब तुमको कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चला जाना चाहिए। वापसी पर तुम खुद को तरोताज़ा महसूस करोगे। उसने कहा, मुझे कौन सा मुलाजमत पर जाना होता है, दिन रात छुट्टी ही छुट्टी होती है। काम के मारे जाने के बाद अब वैसे भी काफ़ी दिन सन्नाटा रहेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, घर बैठने को छुट्टी नहीं कहा जा सकता। तुम्हें माहौल और इलाके की तब्दीली की जरूरत है। क्या तुम मुझे यहाँ से फरार पर उकसाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने चौंक कर पूछा। यही समझ लो ये फरार आर्जी होगा, उसने संजीदगी से कहा। यहाँ के हालात तुम्हारे लिए बहुत मखदूश हो गए हैं। कुछ दिनों के लिए यूरोप की तरफ निकल जाओ। तुम आमादगी जाहिर करो तो मैं फर्जी नाम से तुम्हारा पासपोर्ट बनवा दूंगा। हालात का जिक्र करके जलाल ने मुझे सोच में डाल दिया था। चाहो तो अव्वल खान से भी मशवरा कर लो। जलाल ने मुझे खामोश पाकर कहा। वो भी मेरी इस तजवीज़ की तायद करेगा। घर के चार दीवारी में महसूर होकर तुम 4 दिनों में जिंदगी से बेजार हो जाओगे। बाहर निकलने में हर तरफ खतरात मंडलाते हुए नजर आएंगे। अगर मैंने कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जाने का इरादा किया तो मेरा रुख मगरब के बजाय मशरिक की तरफ होगा। मैंने पुरख्याल लहजा में कहा। तफरी के लिए थाईलैंड बेहतर रहेगा। कान खोल कर सुन दो, वीरा ने गजाला से कहा। थाईलैंड और ख़ास तौर पर बैंकॉक की शोहरत के असबाब टके छुपे नहीं हैं। दुनिया के सारे ओबाश मर्द वहाँ का रुख ज़रूर करते हैं। मेरे साथ ये दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। मुझे इन पर पूरा एतमाद है। गजाला ने जलाल की मौजूदगी का लिहाज किए बगैर तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। वेरी गुड। जलाल ने तहसीन अमेज नज़रों से गजाला की तरफ देखा। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। बीवी हो तो बस ऐसी ही हो जो अपने शौहर पर अंधा एतमाद करती हो। तुमने गजाला की पूरी बात पर गौर ही नहीं किया, वीरा ने जलाल से कहा। वो दावत में अपनी दाल रोटी साथ ले जाने की बात कर रही है। खुद भी डैनी के साथ जाएगी। तुम डैनी के साथ अमेरिका के सैर सपाटे कर सकती हो तो गजाला को भी इसके साथ जाने का पूरा हक हासिल है। इस मरतबा सुल्तान शाह ने गजाला की वकालत की। बीवी होने के नाते इसका डैनी पर ज्यादा हक है। हैरत है कि तुम इस जान तोड़ सफर को सैर सपाटा कह रहे हो, वीरा ने अफसोस के साथ कहा। हमने वहां एक लम्हा बहुत मसरूफ रहकर गुजारा था। ये बताने वाली बातें नहीं होती। जलाल ने अपनी दानिश में फसाद टालने के लिए वीरा का साथ दिया। ये बात हर एक जानता है कि दुश्मन की सरजमी पर जाकर अपने मिशन के लिए काम करना कितना दुश्वार होता है। हम तरक्की की दौड़ में इनसे बहुत पीछे हैं, लेकिन हमने यहाँ गैर मुल्की एजेंटों का नातका बंद किया हुआ है। आए दिन इनका कोई ना कोई आदमी मारा जाता है। यह बहुत गनीमत है कि तुम दोनों वहां से बखैरियत वापस लौट आए। वो तीनों आपस में बातें करते रहते तो शायद जोश गुफ्तगू में इनके तेवर बदल जाते, लेकिन जलाल ने इनकी बातों में दखल अंदाजी करके यूं ही अपनी मौजूदगी का वाज़ेह एहसास दिलाया। वीरा का लबो लहजा यकायक नर्म हो गया। मैं अमेरिका गई थी तो बाद में गजाला भी हमारे साथ बाहर गई थी। इसे पूछो कि दुश्मन के मुल्क में जान किस तरह सूली पर टंगी रहती है। तुम हमेशा बात का रुख घुमा देती हो। सुल्तान शाह ने भी नरमी इख्तियार कर ली। बात गजाला के जाने की हो रही थी। इस पर तुम्हें क्या एतराज़ है? कुछ भी नहीं, वीरा ने मासूमियत से कहा। वो जाना चाहती है तो ज़रूर जाए। मेरे ख्याल में वो मुल्क शरीफ औरतों के जाने के लिए नहीं है। मैं उसके भले के लिए मशवरा दे रही थी कि हो सकता है इसे वहां किसी किस्म की जज्बाती सदमे का सामना करना पड़े। बैंकॉक की शोहरत अच्छी नहीं है। इस वक्त तक मैं खामोशी से इनकी बातें सुन रहा था। वीरा ने दोबारा वो नापसंदीदा मौजू छेड़ा तो मुझे मजबूर होकर दखल अंदाजी करना पड़ी। बैंकॉक की शोहरत कितनी खराब क्यों ना हो, इस शहर में थाई शुराफा की बड़ी तादाद रहती है। आने वाले गैर मुल्कियों में सब अयाज तबाह नहीं होते। लोग वहाँ के कुदरती हुस्न और साहिली नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए भी आते हैं। मुझे इन सब बातों से कोई गर्ज नहीं है। फिर भी मैं ये जानना चाहूँगा कि तुमने सारी दुनिया को छोड़कर थाईलैंड जाने का इरादा क्यों किया है? जलाल ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। मेरा ख्याल था कि थाईलैंड का नाम सुनते ही तुम्हारे जहन में छोटा राजन का नाम उभर आएगा। आबो हवा की तब्दीली और तफरीह के साथ वहाँ थोड़ा बहुत काम भी हो जाए तो क्या हर्ज है, मैंने जवाब दिया। अभी तक मुझे अपने आदमी से इसके बारे में कोई ताज़ा तरीन रिपोर्ट नहीं मिली। तुम वहाँ पहुँच जाओ तो बहुत तेज़ी से काम आगे बढ़ा सकोगे। अब मैं तुम्हारी राय से 100% मुत्तफिक हूँ। मौजूदा हालात में तुम्हारे लिए रोज़ ज़मीन पर थाईलैंड सबसे बेहतर मुल्क साबित होगा। क्या मैं तुम्हारा और गजाला का बंदोबस्त करा दूँ? तुम्हें घुमा फिरा कर बात करने की आदत हो गई है, वीरा खिफत अमेज लहजा में बोली। पहले ही इस बदमाश का नाम ले लेते तो इतनी बहस की नौबत ना आती, और तुम्हें पूरी बात सुनने से पहले अपने तबसरे जारी करने की आदत हो गई है। मैंने कहा, तुमने मुझे इतना मौका नहीं दिया कि मैं अपनी बात पूरी करता। सोबराज तुमसे कई बार जिक्र कर चुका है कि वो पाकिस्तान छोड़ देगा। वीरा ने अपनी झीम मटाने के लिए मेरी हम नवाई शुरू कर दी। हो सकता है कि वो यहाँ से निकल कर दोबारा बैंकॉक का रुख करने का इरादा रखता हो। ऐसा हुआ तो तुम्हें बैंकॉक में तफरीह के लिए वक्त नहीं मिल सकेगा। तुमको पूरी तरह अपनी ताकत पर इन्हिसार करना पड़ेगा। ये बातें कबल अज वक्त हैं
اس نے اتنی اجرت میں یہاں سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا ہوتا تو وہ مجھ سے ملنے کا خطرہ مول نہیں لیتا۔ فی الحال میرے ذہن میں صرف چھوٹا راجن ہے۔ آس پاس کے ملکوں میں پھیلے ہوئے بھارتی بدماش ہمیشہ سے میری دلچسپی کا مرکز رہے ہیں۔ اب سوبراج کے حوالے سے چھوٹا راجن کا نام سامنے آیا ہے تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ یہ لوگ دوسرے ملکوں میں رہ کر اپنا نیٹ ورک کیسے چلاتے ہیں۔ یہ اچھا ہے کہ اس وقت جلال بھی یہاں موجود ہے، ویرا کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ میری التجا ہے کہ اس سفر میں مجھے بھی شامل کر لو۔ ایک اجنبی سرزمین پر تم شدت سے افرادی قوت کی کمی محسوس کرو گے، میں وہاں تمہارا ہاتھ بٹا سکوں گی۔ یہاں رکی رہی تو سلطان شاہ 2-4 دنوں میں مجھے پاگل کر دے گا۔ تمہارے اعصاب اتنے کمزور نہیں ہیں۔ جلال نے مسکراتے ہوئے ویرا کی تعریف کی۔ میں تمہاری بہت سی صلاحیتوں کا معترف ہوں۔ میری پیشہ ورانہ زندگی میں تم جیسی دلیر اور صاف کو لڑکی آج تک میری نظروں سے نہیں گزری۔ صاف گو سے زیادہ منہ پھٹ بہتر رہے گا، میں نے لقمہ دیا۔ صاف گوئی میں اکثر یہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ جلال نے میری تائید کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اپنی ان صفات کے باوجود تمہارا بینکاک جانا مناسب نہیں رہے گا۔ مجھے روکنے کے لیے تم نے خاصی لمبی تمہید باندھی ہے، ویرا نے منہ بنا کر کہا۔ کیا میں یہ جان سکتی ہوں کہ میری تفریح کو تم کیوں نامناسب قرار دے رہے ہو؟ وہ تمہید نہیں تھی، میں نے پورے خلوص سے اپنے دل کی بات کہی تھی، جلال بولا۔ تم ایک جانی پہچانی شخصیت کے مالک ہو۔ تمہارے دشمن تمہیں دنیا کے ہر خطے میں بہت آسانی سے شناخت کر سکتے ہیں۔ ڈینی کا معاملہ مختلف ہے، یہ اپنے دشمنوں کے لیے صرف ایک نام ہے۔ اب تک صرف سوبراج نے اسے دیکھا ہے۔ تم ساتھ گئی تو ڈینی کے پہچانے جانے کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے۔ تم دونوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے گا۔ بھارت کے سفر میں بھی یہ مسئلہ درپیش تھا۔ ویرا کے پاس جلال کی دلیل کا جواب تیار تھا۔ ہم نے ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ رہ کر اس کا توڑ ڈھونڈ لیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ بینکاک میں بھی یہ تجربہ کامیاب رہے گا۔ میں نے اپنی رائے دے دی۔ جلال نے کسی بحث میں پڑھنے کے بجائے 2 ٹوک جواب دیا۔ اگر تم لوگ اس سے مختلف فیصلہ کرتے ہو تو مجھے تمہارے سفری کاغذات بنوانے میں کوئی عذر نہیں ہوگا۔ ڈینی اور غزالہ کے ساتھ تمہارا پاسپورٹ بھی آ جائے گا۔ اسی وجہ سے میں تمہاری موجودگی میں فیصلہ کرنا چاہ رہی ہوں، ویرا نے اصرار کیا۔ تینوں کا کام ایک ساتھ ہو جانا چاہیے، اتنی بے تابی کی ضرورت نہیں، میں نے ویرا کو سمجھایا۔ پاکستانی پاسپورٹ 5 سال کے لیے کارآمد ہوتے ہیں۔ اول خان نے بھارت کے سفر کے لیے جو پاسپورٹ بنوائے تھے وہ ابھی کارآمد ہو گئے۔ سفر کے لیے صرف ویزا درکار ہوگا۔ گڈ، کام بہت آسان ہو جائے گا۔ ویزا 1 دن میں مل جائے گا۔ جلال کے لیے وہ اطلاع سود مند ثابت ہوئی۔ سفر کے لیے کچھ طے کر لو تو مجھے بتا دینا۔ جانے سے پہلے میں چھوٹا راجن کا فون نمبر لینا چاہوں گا۔ میں نے اس کی بات کو وہیں ختم کرنے کے لیے جلال سے فرمائش کی۔ میرا وہ مطالبہ سن کر جلال چونک کر بولا، کیا تم ابھی سے اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ذہن بن گیا تو میں اسے فون کرنے سے پہلے تم سے مشورہ ضرور کروں گا۔ میں نے اسے یقین دلایا، میں تھوڑی دیر میں تمہیں اس کا فون نمبر دے دوں گا۔ اس نے وعدہ کرتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ بینکاک سے موصول ہونے والے فیکس رپورٹوں میں اس کے بارے میں خاصی معلومات مل جائیں گی۔ وہ ریکارڈ تمہارے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ جلال روانگی کے ارادے سے ڈرائنگ روم سے نکاس کے راستے کی طرف مڑا ہی تھا کہ اچانک میرے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ جلال ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ جلال کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارے موبائل فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ ویرا نے چڑھ کر مجھے یوں مطلع کیا جیسے مجھے اس حقیقت کا علم نہ ہو۔ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ کال میرے لیے آئی ہے تو جلال کو رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے ویرا کو جواب دیا، میں بہرا نہیں ہوں، میں نے اپنے فون کی گھنٹی سن لی ہے۔ اس اثنا میں فون کی دوسری گھنٹی بج اٹھی تھی۔ میں نے جلدی سے بٹن دبا کر موبائل فون اپنے کان سے لگا لیا۔ لعنت ہو تم پر، تم بہت جھوٹے اور مکار ہو۔ سلسلہ ملتی دوسری طرف سے سوبراج کی بپری ہوئی آواز ابھری۔ اس نے یہ جاننے کی کوشش تک نہیں کی تھی کہ اس کی کال میں نے ہی وصول کی تھی یا میرا فون کسی اور کے استعمال میں تھا۔ تم کو یہ اطلاعات کس الو کے چرخے سے ملی ہیں؟ میں نے اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں سوال کیا۔ میری بات اڑانے کی کوشش مت کرو۔ سوبراج کا وہی لہجہ برقرار رہا۔ میں تم سے دوستی کا پیغام لے کر خالی ہاتھ اور اکیلا وہاں آیا تھا۔ میں نے اپنے سارے کارڈز تمہارے سامنے رکھ دیے تھے، لیکن تمہاری نیت میں ابتدا سے فطور تھا۔ پارک ٹاور کے باہر تمہارے مسلح غنڈے موجود تھے جو میری واپسی کا انتظار کرتے رہے تھے۔ سچ بولنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، اس سے ذہن پر بوجھ نہیں پڑتا، نہ آگے چل کر یادداشت کے کسی کڑوے سے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو بات جس طرح رونما ہوتی ہے اسی طرح یاد رہتی ہے۔ جھوٹ بولا جائے تو کچھ دنوں کے بعد یہ یاد نہیں رہتا کہ کس موقع پر کس سے کیا کہا گیا تھا۔ سب کچھ آپس میں گڈمنڈ ہو جاتا ہے۔ مگر سوبراج ٹیڑھا آدمی تھا۔ وہ جس طرح دھمکی دے کر میرے سامنے سے واپس لوٹا تھا، اس کی روشنی میں اس کو چکر دینا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے کسی توقف کے بغیر کہا، تم کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، تمہاری طرح میں بھی وہاں اکیلا پہنچا تھا۔ بات اس کے لیے ناقابل یقین تھی مگر میرا لب و لہجہ اتنا پر اعتماد تھا کہ وہ تذبذب میں پڑ گیا۔
وہ تمہارا آدمی نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ فون پر اس کی پرتشویش آواز ابھری۔ تم پہیلیاں بھجوا رہے ہو، کچھ پتا چلے تو میں اپنی رائے دے سکوں گا۔ میں صاف ستھری لڑائی لڑنے والا آدمی ہوں۔ تم نے گرین کوبرا والا چکر نہ چلایا ہوتا تو میں دیکھتا کہ تم فوڈ کورٹ سے اپنی مرضی سے کیسے جاتے ہو۔